जैसा कि आप सब जानते हैं, WWE का विवादों से पुराना रिश्ता रहा है और अक्सर बड़े से बड़े मैचेस के अंत भी इससे अछूते नहीं रहते हैं। फिर चाहे बात हो किसी खास शर्त के तहत हो रहे मैच की, वर्ल्ड टाइटल के दांव पे लगे होने की, किसी पे पर व्यू के मेन इवेंट की या फिर इन सब की, WWE के मैच तय करने वाले हमेशा कुछ नया और हटकर करने से कभी घबराते नहीं हैं और मैच के रिजल्ट को धुंधला छोड़ देते हैं। कभी कभी ये काम करता है तो कभी कभी नहीं भी करता है और कभी कभी परफॉर्म कर रहे रेसलर्स में से एक को ये भी नहीं पता होता कि उनका मैच इस तरह खत्म होगा। मैं हूँ एडम पचीटी, कल्टहॉलिक रेसलिंग से, और ये हैं 10 सबसे कंट्रोवर्शियल WWE मैच फिनिशेस। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10, बिग शो नो कॉन्टेस्ट। 2013 में रैंडी ऑर्टन और डैनियल ब्रायन के बीच WWE टाइटल की कहानी बनाते समय WWE को लगा होगा कि वो काफी ज्यादा समझदार हैं, लेकिन असल में इस फैसले ने फैंस को बहुत गुस्सा दिलाया और उन्हें और अलग थलग कर दिया। डी ब्रायन के समरस्लैम में जीतने के तुरंत बाद ऑर्टन का अपना मनी इन द बैंक कैश इन करके मैच को खत्म करना सच में शानदार था, लेकिन अगले 2 पेपर व्यूज में इसे ज्यादा ही खींच दिया गया। द अमेरिकन ड्रैगन्स के नाइट ऑफ चैंपियंस टाइटल की जीत को अगले ही दिन रॉ में अमान्य करार दे दिया गया, क्योंकि रेफरी स्कॉट आर्मस्ट्रॉन्ग ने ये बात मानी कि मैच के दौरान उन्होंने तेजी से गिनती की थी, जिससे बैटल ग्राउंड में इस टाइटल के लिए एक और मैच करवाना पड़ा। लेकिन किसी आखिरी समय पर रिजल्ट बदलने या जीत के बाद फैसला बदलने से भी ज्यादा बुरा WWE ने वर्ल्ड टाइटल पे पर व्यू मेन इवेंट को एक बिना रिजल्ट वाला मैच बनाने का फैसला किया। 25 मिनट के काफी अच्छे एक्शन के बाद बिग शो दौड़ते हुए आए और ऑर्टन, ब्रायन और रेफरी जॉन कॉनन आर्मस्ट्रॉन्ग को नॉकआउट कर दिया, जिससे मैच बिना किसी रिजल्ट के खत्म हो गया। इसमें कोई चौंकने वाली बात नहीं है कि इस शो की बाय रेट बहुत खराब थी, जो कि 7 साल पहले दिसंबर टू डिसमेंबर के बाद सबसे खराब थी, क्योंकि फैंस इस बकवास से थक चुके थे और शायद उन्हें इस बड़े मैच के बिना किसी नतीजे के खत्म होने की भनक पड़ गई थी। नंबर 9, द ओरिजिनल स्क्रू जॉब। जिसके बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं, उससे भी पहले एक और WWE मैच की एंडिंग को स्क्रू जॉब कहा जाता था। विंस मैकमैन ने एक चालाकी भरा प्लान बनाया जिससे कि वो वेंडी रिक्टर से विमेंस टाइटल छीन सके। वेंडी रिक्टर रॉक एंड रेसलिंग एरा में काफी जानी मानी रेसलर थी। इसके पीछे दोनों के बीच पैसे के मुद्दों को लेकर हो रही लड़ाई का हाथ था, क्योंकि रिक्टर को ज्यादा पैसे चाहिए थे जबकि विंस उन्हें देने को तैयार नहीं थे। वेंडी को 25 नवंबर 1985 को मैडिसन स्क्वायर गार्डन में मिस्टीरियस स्पाइडर लेडी के खिलाफ अपना टाइटल डिफेंड करने के लिए बुक किया गया था, और शायद उन्हें ये आम टाइटल डिफेंस मैच लग रहा होगा, न कि कंपनी में उनका आखिरी मैच। ये मैच अच्छा चल रहा था, शायद उतना भी अच्छा नहीं, जब स्पाइडर लेडी ने चैंप को झटके से पटका और दबोच लिया। तभी रेफरी ने पूरे 3 तक गिनती कर दी, जबकि रिक्टर साफ तौर पर 1 की गिनती पर ही किक आउट कर चुकी थी। रिक्टर ने रेसलिंग जारी रखने की कोशिश की और जल्द ही अपने ओपोनेंट के मास्क को उतार दिया, जिसके पीछे द फैबुलस मूला निकली। रिक्टर की मैच जीतने की कोशिश नाकाम रही, क्योंकि वो पहले ही हार चुकी थी। वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस एरेना में धोखा खाने के बाद गुस्से से लाल रिक्टर ने अगली फ्लाइट ली और न्यूयॉर्क छोड़ दिया, और इसके बाद कभी भी मैकमैन की कंपनी में रेसलिंग नहीं की। नंबर 8, द रॉन्ग एंगल। कर्ट एंगल को पहली बार WWE चैंपियन बनने के बाद सबसे पहली कड़ी चुनौती का सामना तब करना पड़ा जब सर्वाइवर सीरीज में उनका मैच स्नेक स्किन ट्राउजर पहनने वाले अंडरटेकर के साथ हुआ। द डेड मैन ने कुछ महीने पहले फुली लोडेड पे पर व्यू के मैच में ओलंपिक हीरो को चारों खाने चित्त कर दिया था। टाइटल जीतने के बाद इतनी जल्दी उसे खो देने के डर से एंगल ने एक शातिर प्लान बनाया। टेकर ने एज और क्रिश्चियन को बीच में दखल देने के लिए अच्छी तरह सबक सिखाया, लेकिन चैंप ने एक और चाल छिपा रखी थी, या शायद मुझे कहना चाहिए कि रिंग के नीचे छिपा रखी थी। कर्ट रिंग के नीचे छिप गए। अंडरटेकर ने उन्हें तेजी से खींचकर बाहर निकाला और लास्ट राइड मूव मारा, जो कि उन्हें मैच जिताने वाला था, लेकिन अंडरटेकर ने एंगल के बजाय किसी और को पकड़ रखा था। हाँ, असल में वो कर्ट का बड़ा भाई एरिक निकला। 2 गिनते ही रेफरी अर्ल हैबनर को इसका अंदाजा हो गया था। इसी कंफ्यूजन के बीच कर्ट पीछे से आए, टेकर को रोल अप कर दिया और इस तरह अपना टाइटल बचाने में कामयाब रहे। बाद में WWE ने डेरेक का इस्तेमाल कुछ ऐसे ही विवादित ढंग से किया जब कर्ट का सामना ब्रॉक लेसनर से रेसलमेनिया 19 के पहले होने वाले मैच में हुआ। नंबर 7, डबल हैबनर्स। कर्ट और एरिक एंगल ऐसे अकेले नहीं थे जिन्होंने काफी हद तक एक जैसे दिखने वाले भाई बहन होने का फायदा उठाया हो, और अगर इसे सही से इस्तेमाल किया गया तो काफी कारगर भी हो सकता है। इसका सबसे बढ़िया और कंट्रोवर्शियल एग्जांपल है 1988 का द मेन इवेंट। ये सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट शो का स्पिन ऑफ था और ये NBC के प्राइम टाइम पर आता था, इसलिए WWE को उम्मीद थी कि बहुत सारे लोग इसे देखेंगे और शानदार रेटिंग आएगी। उन्होंने हल्क होगन और आंड्रे द जायंट के बीच मैच रखा,
जिसमें हल्क होगन अपना WWE टाइटल डिफेंड करने वाले थे। इसे रिकॉर्ड तोड़ 33 मिलियन लोगों ने टीवी पर देखा। हल्कस्टर और द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड के बीच नॉर्मल मैच चल रहा था, लेकिन अचानक आंड्रे ने होगन को पिन करके सभी को चौंका दिया, जबकि होगन के कंधे मैट से ऊपर थे। बाद में ये पता चला कि पिन की गिनती करने वाले रेफरी वास्तव में अर्ल हैबनर थे, जो कि असल रेफरी डेव हैबनर के जुड़वा भाई थे। इसके बाद ये सामने आया कि ये सब द $1 मिलियन मैन टेड डिबियासी की चाल थी। उन्होंने ऐसा करने के लिए अर्ल को पैसे दिए थे और डेव को बैक स्टेज एक अलमारी में बंद कर दिया। जब मैच के बाद आंड्रे ने डिबियासी को चैंपियनशिप बेल्ट देने की कोशिश की तो अधिकारियों ने इसे वैकेंट डिक्लेयर कर दिया। भले ही ये एक बहुत ही विवादास्पद अंत था, लेकिन इसने अच्छा काम किया। नंबर 6, लेसनर TKO's RKO। UFC 200 अपनी MMA वापसी में मार्क हंट पर एक जबरदस्त जीत हासिल करने के बाद WWE ने बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर की लड़ाई की ताकत का फायदा उठाया और रैंडी ऑर्टन के साथ लगभग 6 हफ्ते बाद समरस्लैम 2016 में एक मेन इवेंट मैच रखा। दो जबरदस्त OVW क्लास ऑफ लॉ से ट्रेनिंग लेकर आए रेसलर्स के बीच हो रहा ये मैच उम्मीद के मुताबिक चल रहा था, लेकिन अचानक ही मैच कुछ इस तरह खत्म हुआ जिससे फैंस को ये लगा कि वो मैच देख रहे थे या कोई सच की मारपीट। F5 के लिए सिर्फ 2 काउंट हो पाने के बाद ब्रॉक ने अपने ग्लव्स उतार दिए और ऑर्टन पर मुक्के और कोहनी की बारिश शुरू कर दिया। जब रेफरी माइक कियोडा ने किसी तरह ब्रॉक को रोका, तब वाइपर को लगी चोट साफ दिखाई दी। उनके सर से बहुत ज्यादा खून बह रहा था। ब्रॉक ने उन्हें फिर से मारना शुरू कर दिया, लेकिन डॉक्टरों ने रैंडी का चेकअप किया और ये साफ हो गया था कि वो अब मैच जारी रखने की हालत में नहीं थे। लेसनर को TKO के जरिए जीत मिली। कंकशन के नियमों को देखते हुए और WWE की एंटी ब्लड पॉलिसी के बावजूद भी WWE ने ब्रॉक को ऐसे मैच जीतने दिया। इस बात पर काफी ज्यादा विवाद खड़ा होता है और किसी को ये समझ नहीं आया कि ये मैच इस तरह क्यों खत्म हुआ। नंबर 5, मैनकाइंड क्विट्स। अपने प्रोफेशनल रेसलिंग करियर की शुरुआत से ही मैक फॉली ने रिंग में चोट खाने की और दर्द को बर्दाश्त करने की अपनी गजब की ताकत दिखाकर सभी को हैरान कर दिया। कैक्टस जैक, मैनकाइंड और यहाँ तक कि ड्यूड लव को 3 की गिनती तक नीचे रखना काफी मुश्किल था ही, और उन्हें हार मानने के लिए मजबूर करना तो लगभग नामुमकिन ही था। 1999 के रॉयल रंबल पेपर व्यू में फोली ने कुछ ऐसा ही परफॉर्म किया जो कि दर्द सहने की उनकी ताकत को बहुत अच्छी तरह दिखाता है, जब वो द रॉक के खिलाफ एक चौंकाने वाले दर्दनाक आई क्विट मैच में अपना WWE टाइटल डिफेंड करने उतरे। मैच के दौरान फोली को बहुत ज्यादा चोट और दर्द झेलना पड़ा, खासकर तब जब उन्हें बिना किसी सेफ्टी के कुर्सी से लगाकर मारा गया, जबकि उनके हाथ उनकी पीठ के पीछे बंधे हुए थे। इसके बावजूद भी मैनकाइंड ने हार मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि उस समय भले ही वो हार मानना चाहते थे, फिर भी ताकतवर बेबी फेस के तौर पे फोली का किरदार उन्हें हार नहीं मानने दे रहा था। तो WWE ने अपना दिमाग चलाया और उन्होंने फोली की एक रिकॉर्डिंग चलाई जिसमें वो आई क्विट बोल रहे थे, जो कि पिछले संडे नाइट हीट के प्रोमो से लिया गया था, और इसे तब बजा दिया जब पीपल्स चैंप ने फोली के घायल चेहरे पर माइक चिपका दिया था। लोग इस मैच की अनकंफर्टेबल वायलेंस तो याद करते हैं, लेकिन इसकी फिनिश उस समय और भी ज्यादा कंट्रोवर्शियल थी। नंबर 4, अ रॉयल फंबल। रॉयल रंबल को सफल बनाने के लिए सभी को अपनी कमर कसनी पड़ती है और सब कुछ बिना किसी रुकावट के करना होता है, क्योंकि आपको पता ही है कि ये मैच टाइमर के हिसाब से ही चलता है। जाहिर है कि रंबल का फिनिश का अच्छा होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पूरे साल भर फैंस इस मैच का बेसब्री से इंतजार करते हैं। इसके लिए उनके पास बस एक ही मौका होता है और इसके परफॉर्मेंस पर ही रेसलमेनिया के मेन इवेंट में मौका दिया जाता है। तो ऐसा करते हैं कि इसके लिए बैटिस्टा और जॉन सीना को भेजकर उनसे सब बर्बाद करवा देते हैं। 2005 में बैटिस्टा और जॉन सीना रॉयल रंबल मैच में आखिरी 2 रेसलर थे, और जैसे ही एनिमल बैटिस्टा बम मारने गए, उनका बैलेंस बिगड़ गया और वो दोनों टॉप रोप के ऊपर से फर्श पर जा गिरे। उन दोनों की खुशकिस्मती से दोनों ने लगभग एक ही समय नीचे फर्श को छुआ था। गिरने के बाद पैनिक में कमेंटेटर या रेफरी किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है और इसे आगे कैसे बढ़ाया जाए। गुस्से में विंस मैकमैन ने मामले को अपने हाथों में लिया और रिंग में घुसने के दौरान अपने क्वाड को घायल करते हुए उन्होंने ये फैसला लिया कि बिग डेव को मैच का विजेता घोषित किया जाए। नंबर 3, अ हेलिश बुकिंग डिसीजन। हमने पहले बात की थी, अरे ठीक है, हमने नहीं सिर्फ मैंने, कि अगर आपको मैक फॉली को हराना है तो आपको सच में उनके ऊपर से स्टीम रोलर चलाना होगा, तभी वो हार मानेंगे। ठीक उसी तरह फील्ड भी थे, जिन्हें कम से कम इस कैरेक्टर की शुरुआती दिनों में काफी कम हारने दिया जाता था, और उन्हें हराने के लिए उन्हें सच में जिंदा जलाना पड़ा था। WWE ने शायद तब खुद को समस्या में डाल दिया जब उन्होंने ब्रे वाइट के इस दूसरे अवतार को सेथ रॉलिंस के सामने यूनिवर्सल टाइटल के लिए 2019 के हेल इन अ सेल बड़े मैच में उतार दिया। सेथ रॉलिंस के रेगुलर मूव्स, हथियार और एक टेबल का इस्तेमाल करने का द फील्ड पर कोई असर नहीं हुआ।
तो दी आर्किटेक्ट भी हद से ज्यादा खतरनाक हो गए और हर उस चीज का इस्तेमाल किया जिसका वो कर सकते थे, और वही पुराना दिमाग हिला देने वाला मैच देखने को मिला। सेथ रॉलिंस ने द फील्ड के चेहरे पर एक कुर्सी, टूल बॉक्स, सीडी और बाकी सब रख दिया और उसे स्लेज हैमर से मारने ही जा रहे थे कि तभी रेफरी ने बेल बजाने के लिए कहा, डिस्क्वालिफिकेशन के लिए, वो भी हेल इन अ सेल मैच में। मैच के इस गलत तरह से खत्म होने के कारण सारे फैंस नाराज हो गए और मैच को फिर से शुरू करने के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। नंबर 2, हु लिफ्टेड द ब्रीफ केस। जब कोई मैकमैन मैच में शामिल होता है तो आप चालाकी होने से इनकार नहीं कर सकते। आमतौर पर स्मोक, मिरर्स, बेल्स, विसल्स और स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट की चकाचौंध को दिखाकर वो अपने मैचों को अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। मैकमैन फैमिली ने अपने मैचों में और ज्यादा ड्रामा जोड़ने या खुद को या अपने विरोधियों को बचाने के लिए कंट्रोवर्शियल फिनिशेस का सहारा लिया है। वैसे तो विंस और शेन के लिए रेड हॉट स्टीव ऑस्टिन के साथ 1999 के किंग ऑफ द रिंग में अपने लैडर मैच मेन इवेंट में उन्हें हराना नामुमकिन था, वो भी नंबर में उनसे ज्यादा होने के बावजूद, और मैच में ज्यादातर समय स्टोन कोल्ड ही हावी रहे। उनके लिए जीतना महज एक औपचारिकता रह गई थी। लेकिन कंपनी के मालिक दोनों बाप बेटे को ये बात कहां हजम होने वाली थी कि टेक्सास रैटलस्नेक उनके सामने ताकतवर दिखे, भले ही फिर ऑस्टिन ने उन दोनों के अंदर लात मार के कितने ही छेद कर दिए हों। इसलिए मैकमैन ने किसी के साथ मिलकर एक चाल चली जिसे लोग बिग बॉस मैन मानते हैं। उसने ब्रीफकेस को ठीक उसी समय और ऊपर उठा दिया जब ऑस्टिन उसे लेने ही वाले थे। इसने ऑस्टिन को गुस्से से आग बबूला कर दिया और शेन को ब्रीफकेस लेने का मौका मिल गया। इस तरह एक बार फिर WWE में मैकमैन फैमिली का दबदबा बना रहा। नंबर 1, द मॉन्ट्रियल स्क्रू जॉब। हाँ, मुझे पता है ये कुछ ऐसा है कि जब क्रिसमस के समय सरप्राइज में आपको एक बड़े से चॉकलेट के बजाय सिर्फ एक छोटा सा चॉकलेट का टुकड़ा मिलता है, जैसे ऊंट के मुंह में जीरा। मुझे पता है कि शायद आप कोई बड़ी कंट्रोवर्सी देखना चाहते थे, लेकिन सच्चाई तो ये है कि मॉन्ट्रियल स्क्रू जॉब के बारे में बात किए बिना कंट्रोवर्सी से भरी WWE फिनिशेस की लिस्ट पूरी की ही नहीं जा सकती। अब तक हम सबको स्टोरी तो पता चल ही गई होगी, है ना। 1997 में ब्रेट हार्ट WCW में शामिल होने के लिए WWF छोड़ रहे थे। विंस चाहते थे कि ब्रेट मॉन्ट्रियल में 1997 की सर्वाइवर सीरीज में शॉन माइकल्स से टाइटल हार जाएं। ब्रेट हार्ट ने कई कारणों से ऐसा करने से इनकार कर दिया और उनके पास क्रिएटिव कंट्रोल होने की वजह से वो इस बात का फैसला कर सकते थे कि कंपनी में अपने आखिरी के 90 दिनों के दौरान उन्हें कैसा दिखाया जाए। द हिटमैन को लग रहा था कि मैच डिस्क्वालिफिकेशन से खत्म होगा, लेकिन असल में माइकल्स, मैकमैन, ट्रिपल एच और गेराल्ड ब्रिस्को ने उनसे टाइटल लेने के लिए अंदर ही अंदर चाल चली थी और उनसे जबरदस्ती टाइटल छीनने का फैसला किया था। लेकिन इसे इस तरह दिखाया गया जैसे मानो ब्रेट हार्ट ने अपने खुद के सिग्नेचर सबमिशन मूव शार्प शूटर में जकड़े जाने पर हार मान ली हो। इस टॉपिक पर 25 साल से डिस्कशन तो चल ही रहा है और इस पर एक शानदार डॉक्यूमेंट्री भी बनी है। अरे ठीक है, 2 शानदार डॉक्यूमेंट्री हैं, आपको उन्हें देखना चाहिए।